बेसिकली जूनियर ऑडिटर का जो अब सिलेबस आया है वो ये है कि आपसे इसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है उसके बारे में ये फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडी, इन 5 एरियाज़ को मिलाकर आपका पेपर बन रहा है 100 मार्क्स का, जो कि MCQ बेस्ड होगा। नाउ हु एम आई, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। मुख्तसर तारुफ मेरा ये है कि आई एम कैनान आसिफ एंड बुनियादी तौर पर मैं एक लेक्चरर हूँ, लेक्चरर ऑफ अकाउंटिंग इन दी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। और सिर्फ यही मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं काफ़ी अरसे से कोयटा में तैयारी करवा रहा हूँ, और अब ये है कि मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है थ्रू आउट पाकिस्तान। और 2014 में जो पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के टेस्ट हुए थे PMAD में, इसमें सीनियर ऑडिटर में मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। तो वो मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, बल्कि मैं आपको शो कर देता हूँ। 2014 PMAD सीनियर ऑडिटर रिजल्ट, राइट। सो ये एक वेबसाइट है कोई एड्स पीके के नाम से, जो बिल्कुल भी मेरी नहीं है। सो ये देखिए जी, आपको इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम नज़र आ रहा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है, राइट। सो इस टेस्ट में तो नहीं, इनफैक्ट सीनियर ऑडिटर का टेस्ट जो ज़्यादा टफ होता है उसमें मैंने टॉप किया था। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुझे अपॉइंटमेंट मिली है। पाकिस्तान कस्टम्स में असिस्टेंट की एक ही पोजीशन थी, उसमें मैंने टॉप किया था, तो वो पोजीशन भी मुझे मिली है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैंने एक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, तो उसमें मुझे कंप्लेंट असिस्टेंट की पोजीशन मिली थी, जो फिर मैंने नहीं ली। और ये कुछ सिलसिले रहे हैं, और इस हवाले से मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवाता रहता हूँ। नाउ हमने करना क्या है जनाब, हमने इस टेस्ट की तैयारी करनी है। 7 फ़रवरी को आपका पेपर है, तो आप अगर अभी से कैलकुलेट करने लग जाएँ तो आपके पास हार्डली 15 दिन है। आप इसको 17-18 दिन मत गिनें, आपके पास 15 दिन है, और इन 15 दिनों में आपको मैक्सिमम तैयारी करनी है, राइट। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि 15 दिनों में इन तमाम चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। आप 15 दिन में इस तमाम कंटेंट को 100% कवर नहीं कर सकते, बट हाँ, वो कुछ कुछ टेक्निक्स ज़रूर होती हैं जिनके ज़रिए आप इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हो, और इफ़ेक्टिव स्टडी करके आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करें जिसके ज़रिए हम मैक्सिमम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, और इन तमाम चीज़ों को हम कवर कर सकें। नाउ हमने करना क्या है, मैं आपको बेसिकली जब मैं तैयारी करवाने बैठूंगा तो मैं आपको इन तमाम चीज़ों को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूंगा, एज मच एज पॉसिबल, राइट। तो अकाउंटिंग जो है, फर्स्ट करें, अगर आप खुद भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपने मुझसे नहीं पढ़ना, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, राइट। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को पढ़ने के अलावा आपको फर्दर जो स्टडी करनी है उसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं। मैं आपको पूरा एक सिलेबस दे रहा हूँ, एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो आपको समझने हैं, आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स जो हैं वो पूरे सीखने हैं। इसके अलावा आपको अकाउंटिंग की जो भी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन सी चीज़ क्या होती है, आपको वो सीखनी है। प्लस आपको अकाउंटिंग साइकिल सीखना है। अकाउंटिंग साइकिल सीखने के बाद, अकाउंटिंग साइकिल से मुराद, चले मैं इसको लेट मी मेक इट इजी फॉर यू, आपको जनरल में कैसे रिकॉर्डिंग होगी आपको वो सीखना है, आपको लेजर सीखना है, आपको ट्रायल बैलेंस सीखना है, फिर आपको लेस से एडजस्टमेंट्स सीखनी है, आपको क्लोजिंग एंट्री सीखनी है। इसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट, या चलिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम ले लेता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुनियादी तौर पर 5 होती हैं, लोगों को सिर्फ 2 का पता होता है। तो आपको पाँचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं आपको 5 के 5 पता होने चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद आपको जनाब क्लोजिंग एंट्रीज, और इसके बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस तक आपको तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पर आनी चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसला कि ये तमाम चीज़ें जो आमतौर पर किताबों में करवाई जाती हैं, उसमें हम सर्विसेज कंसर्न्स को जहन में रखते हैं। आपने अकाउंटिंग फॉर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, आपने उनको भी देखना है।
और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को ना देखें तो एटलीस्ट ट्रेडिंग कंसर्न्स को जरूर देखें। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स चले हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चल जाता है, बट ट्रेडिंग कंसर्न्स की वर्कशीट कैसे बनती है लोगों को नहीं पता। ट्रेडिंग कंसर्न्स की क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, मैंने आज तक जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और बड़े बड़े लेवल्स पे पढ़ाया है उनको नहीं पता होता। सो यू हैव टू कवर देम ऑल, राइट। इस हवाले से कोई वो ना छोड़े। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे आपको बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो आनी चाहिए, आपको बैंक रिकन्सिलिएशन में नॉर्मल केस, ओवरड्राफ्ट, इन तमाम मामला का पता हो। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर कैश बुक का या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अननोन है तो वो कैसे डील होगा आपको वो पता होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट है बैंक स्टेटमेंट में तो वो कैसे डील होगा आपको पता होना चाहिए। देन आपको क्या आना चाहिए, आपको परपेचुअल एंड पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में मालूमात मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको इंशाल्लाह कवर करनी चाहिए। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं आप खुद कवर करें, एंड इन केस यू आर टेकिंग द क्लासेस तो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। गो के वक्त बहुत कम है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, और आपकी अपनी स्पीड और मेहनत और डिटर्मिनेशन पे भी डिपेंड करता है। 15 दिन के लिए सब भूल जाएं, खाना पीना छोड़ दें, छोड़ सकते हैं तो दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दें, ज़िंदगी के तमाम मामला छोड़ दें, क्योंकि ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी और आपका मुस्तकबिल डिसाइड कर सकते हैं। सो हर चीज़ की कीमत होती है, कामयाबी की भी कीमत होती है, वो डेडिकेशन होती है, राइट। वो कश्तियाँ जला देना होता है। तो चलें, हमने बहुत लेट स्टार्ट किया, बट एटलीस्ट कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लें। नेवर एवर थिंक कि वक्त बहुत कम है, 15 दिन में क्या हो सकता है यार। 15 दिन में अगर आप इस टेस्ट में इतना तैयार नहीं भी कर सकते ना कि आप इस टेस्ट को क्रैक कर ले और ज़बरदस्त तरीके से पास हो जाएं, तो 15 दिन में आप इतनी तैयारी ज़रूर कर सकते हैं कि अगली बार जब इस तरह की पोस्टें अनाउंस हो तो आपकी एटलीस्ट 30 या 40% तैयारी तो पहले से हो गई और एटलीस्ट एक स्टार्ट आपका हो गया हो। और एक मतलब जब बंदा स्टार्ट हो जाता है ना तो एक सीढ़ी पे जैसे इंसान चढ़ता है, वो मंजिल तय होती है। मैं जब इस तरह के टेस्ट देता था तो शुरू में पास भी नहीं होता था। पास होते होते यानी मतलब बुरी तरह से पास होते हुए फिर ऐसा हुआ कि एक एक दो दो नंबरों से रहना स्टार्ट कर दिया, और फिर ऐसा ऐसा फर्दर इंप्रूवमेंट करते करते एक ऐसा स्टेज आया जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मैंने पूरे पाकिस्तान में और पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट। सो नेवर लूज योर हार्ट। दूसरी चीज, जब आप ऑडिटिंग को पढ़ने जा रहे हैं तो ऑडिटिंग के हवाले से भी आपको सर्टेन जो है वो चीज़ें समझनी है। मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग क्या है, ठीक है ना, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, राइट। इसके अलावा एज ए सेड इसकी टाइप्स क्या होती हैं ऑडिटिंग की टाइप्स के अलावा आपको ऑडिटर की जो इंगेजमेंट होती है, ऑडिटर को मैनेजमेंट इंगेज कैसे करती है, आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। मीनवाइल आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के अंदर टिकिंग आती है, कॉलिंग ओवर आता है, वाउचिंग आती है, वेरिफिकेशन आती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तमाम टेक्निक्स और प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह क्या है, राइट। मीनवाइल ये तमाम चीज़ें आपको करनी है। देन आपको ऑडिटिंग टेक्निक्स के बारे में पता हो, आपको इंटरनल ऑडिटिंग, बल्कि मैं इसको सिंपली इंटरनल कंट्रोल कहता हूँ, इंटरनल कंट्रोल बेहतर तरीके से कैसे डेवलप हो सकता है, आपको ये तमाम सिलसिले आपके इल्म में हो। आपको इंटरनल चेक के प्रिंसिपल्स आते हो, आपको इंटरनल चेक के प्रिंसिपल्स ना भी आते हैं एटलीस्ट आपको पता तो हो ये क्या है। इसके अलावा आपको इंटरनल ऑडिट के प्रिंसिपल्स आते हो। देन ऑडिट में फर्दर ऑडिटर के लिए जो क्वालिटीज या जो लाइबिलिटीज या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑडिटर से, इवन ऑडिटर की टाइप्स होती हैं, लाइक ऑनररी ऑडिटर होता है जो वैसे ऑडिटर, राइट। सॉरी, आवाज़ जो थी वो मेरी शायद थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गई थी बिकॉज इंटरनेट का कोई इशू था। एनी हाउ एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सर अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, फिर ड्रॉप हो रहा था सर। ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझाई, ये क्लियर हो गई हैं कि आपको ऑडिटिंग के हवाले से ऑडिटिंग का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। नहीं सर, नहीं सर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। अकाउंटिंग का पढ़ लिया था आपने? जी सर। अकाउंटिंग का सिलेबस सुन लिया था आप लोगों ने? नहीं सर। यस सर, अकाउंटिंग एंड आ गया था तकरीबन, और ऑडिटिंग के भी बीच में रह गया था सर उधर वाउचिंग पर। लेट मी बिगिन।
सो ऑडिटिंग में आपको क्या करना है, ऑडिटिंग में ऑडिटिंग का ऑरिजिन, इसकी डेफिनेशन, इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत, इसके जो खसूसियात होती हैं, आपको वो तमाम चीज़ें देखनी है। आपको टाइप्स पता होनी चाहिए ऑडिटिंग की तमाम, मिसाल के तौर पर कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। इसके अलावा ऑडिटर को इंगेज कैसे किया जाता है, ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ऑडिटिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। प्रोसीजर से मुराद ये है कि देखिए ऑडिटर जो है वो टिकिंग भी फॉलो कर रहा होता है, वो कॉलिंग ओवर कर रहा होता है, वो क्रॉस चेकिंग कर रहा होता है, वो वाउचिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है। तो ये ऑडिटिंग की कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं। या ऑडिटिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें, जैसे वाउचिंग और वेरिफिकेशन इसके अंदर आ जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सब्सटेंटिव شكرا ده يفضل يا شكرا بلاش ترتفروت प्लीज جمد شكرا مناخ شكرا بنين ده شاوة غخرا अली को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि इसमें अंदर में सर ये ओके सो ये तमाम सिलसिला है। देन यू हैव टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, ऑडिटिंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, फिर इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और बाकी तमाम चीज़ें, ऑडिटर की क्वालिटीज़, लायबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ऑडिटर रिपोर्ट आपको देता है उसकी टाइप्स। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमन कवर करना है। मतलब आई एम शेयरिंग दिस सिलेबस बिकॉज बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप मसरूफ़ हैं, आपके कोई और मामला है, तो मोस्ट वेलकम, बट एटलीस्ट इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ जो हमारे सिलेबस के अंदर है, एंड दिस रिलेट्स टू इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना, आपको क्या आना चाहिए यार। इंग्लिश के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी का मैं आपके साथ एक सैम्पल शेयर कर दूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वोकैबुलरी मैं कैसे बिल्ड करवाऊंगा आपकी। तो कुछ ना कुछ हम वोकैबुलरी पे काम करेंगे। वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। वोकैबुलरी के अलावा मैं आपको अच्छा, इंग्लिश में मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। इंग्लिश इतना एक्सटेंसिव है कि आप मुझे 15 दिन ना दें, आप मुझे 15 हफ्ते दे देना, तो शायद तब भी इंग्लिश कंप्लीटली कवर नहीं हो सकती है इस किस्म के एग्जाम्स की। बट आई कैन शो यू द वे। अक्सर लोग समझते हैं जी प्रपोजिशंस आते हैं। प्रपोजिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा आते हैं और आप उसको प्रपोजिशन समझ रहे होते हो और आप कहते हो यार प्रपोजिशन समझ ही नहीं आती, किसी के साथ क्या लगता है, किसी के साथ क्या लगता है। प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स में एक फ़र्क है। प्रपोजिशन के फिक्स असूल होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स का कोई असूल नहीं होता। प्रपोजिशन क्या है? मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। इसके अलावा द बुक is on the table, the cat is under the table, the car is below the tree। आप जो बोलो, if I just would be slightly imperfect। तो ये जनाब prepositions हैं। लेकिन एक और बला भी होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और बहुत सारे लोगों को फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पता ही नहीं है, एंड दे थिंक कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो prepositions का आ रहा है, नहीं, वो फ्रेजल वर्ब्स का होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लुक का मतलब है देखना, राइट। लेकिन इसी लुक के साथ आप लगा दो आफ्टर, इसी लुक के साथ आप लगा दो फोर, इसी तरह से आप कोई और वर्ड जो है वो लुक अप देख लें, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड है कैरी, एक वर्ड है कैरी आउट, एक वर्ड है कैरी फॉरवर्ड, एक है कैरी इन। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जनाब ये तो सिंपल से प्रपोजिशंस होते हैं, उसके असूल होते हैं। गोइंग के साथ जनाब टू लगेगा। बुक के अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पर है तो आप ऑन यूज़ करते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो आप इन यूज़ करते हैं, और इस किस्म के मामला होते हैं, ठीक है ना। तो लाइक आई एम इन द रूम। लेकिन फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? फ्रेजल वर्ब में एक लफ्ज़ के साथ एक प्रपोजिशन लगता है, वर्ब के साथ एक वर्ड के साथ एक प्रपोजिशन लगता है,
और वो preposition जो है उस लफ्ज का मुकम्मल तौर पर मतलब बदल देता है। जैसे look का मतलब क्या था, देखना था, लेकिन look after का मतलब कोई मुझे बता सकते हैं यहाँ पर? जी, यस सर, देखभाल। देखभाल करना, किसी मरीज की, किसी बड़े की, किसी बूढ़े की देखभाल भाल करना, राइट? तो लुक आफ्टर क्या है? देखभाल। इसी तरह से लुक फॉर का मतलब क्या है? ढूंढना। लुकअप का मतलब क्या है? मालूमात निकालना। लाइक आप यू लुक फॉर सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर बुक्स और इन योर डिक्शनरी, राइट? तो डिक्शनरीज के साथ, इस तरह के सर्च इंजन्स के साथ आपने लुकअप का वर्ड यूज देखा होगा। तो लुक का मतलब तो देखना है, लेकिन लुक के साथ आफ्टर लग जाए तो ये किसी मरीज की इयादत करना है, देखभाल करना है। इस तरह फॉर लग गया तो ढूंढना है, जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग अप फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई कांट फाइंड इन द डिक्शनरी, मैं डिक्शनरी में कोई इंफॉर्मेशन, मालूमात निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल रही। इसी तरह से जब आप कैरी का मतलब क्या है? कैरी डब्बा होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। व्हाट डज कैरी मीन? कोई हिंट? यार बड़ा आसान लफ्ज है। कोई बताए? सर कैरी उठाना सर। कैरी का मतलब उठाना है, राइट। कैरी आउट सर का आवाज। मतलब बताए कोई? सर कैरी। जी, कैरी आउट। चलें मैं आपको बताता हूं कैरी आउट का मतलब क्या होता है। किसी मंसूबे पर अमल करना, जैसे कि इम्प्लीमेंट करना। इस तरह कैरी फॉरवर्ड जो है, अगर आप इसको देखो तो कैरी फॉरवर्ड जैसे बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं होता, किसी चीज बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना, तो वो कैरी फॉरवर्ड करना। इस तरह से कैरी इन है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि कैरी इन का क्या सिस्टम था, लेकिन चलिए मैं आपको, जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको वो कर देता हूँ। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। देन जैसे कैरी आउट है, मैंने वो बता दिया है, विच मीन्स टू अकम्प्लिश, टू कंप्लीट समथिंग, किसी मंसूबे पर अमल करना। और इसके अलावा एक और हम वर्ड यूज करते हैं कैरी थ्रू, जिसका मतलब होता है डिफिकल्टीज से निकालना, मुश्किलात से निकालना, राइट? अब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये वर्ड्स आते हैं, कैरी का वर्ड है और कैरी के बाद ब्लैंक स्पेस होगा, और दे कैरीड डैश द प्लान। तो आपके पास ऑप्शन होगा आउट, फॉरवर्ड, अवे, थ्रू। आप जनाब इस किस्म के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं प्रेपोजिशंस की बुक में, ये आपको वहां नहीं मिलेंगे, आपको ये ढूंढने पड़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स की बुक्स में। तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए प्ले स्टोर पे कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म की एप्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आप ये एप्स देखेंगे, आपकी इंशाल्लाह तैयारी इससे काफ़ी हद तक हो जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश में ना, इंग्लिश के पोर्शन में आपको एक और काम भी करना है, और आपको देखना है स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि एक क्वेश्चन बाज़ औक़ात आजकल जो आता है वो ये होता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस दिए जाते हैं किस तरह से, कि एक सेंटेंस है और सेंटेंस में एक हाईलाइटेड पार्ट होगा, और हाईलाइटेड पार्ट के बारे में पूछा जाएगा कि ये क्या है, राइट? मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, रनिंग फास्ट, मैं तेजी से भाग रहा हूं। तो तेजी से भाग रहा हूं, आई एम रनिंग फास्ट। अब ये कहते हैं फास्ट क्या है? फास्ट वो पूछेंगे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी जैसे होता है वो है, या एडवर्ब्स की कुछ और टाइप्स होती हैं, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो आप से पूछा जा रहा है जी ये क्या है, तो आप कहेंगे जी दिस इज एडवर्ब ऑफ लेट्स से मैनर। तो जनाब आपको ना पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ ये नहीं होता होने चाहिए कि जी एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। आपको पता हो कि अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब की क्या टाइप्स हैं, अगर वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है,
या कोई और टाइप है वर्ब, राइट? या वो रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, या फ्रेजल वर्ब है इवन. So you need to know all the subtypes of every part of speech, right? Part of speech along with subtypes. This is very important. राइट अच्छा, थोड़ी देर में हो सकता है हमारी मीटिंग जो है वो एंड हो जाए. और मीटिंग अगर एंड होती है, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम स्लॉट होता है, तो अगर ये मीटिंग एंड होती है, लिंक आपके पास है, अपनी दोबारा इसको ज्वाइन करिए. माइक किसी का म्यूट नहीं है, राइट? फाइन. ओके, अब आपके पास आ जाती है जनाब इस्लामिक स्टडीज. दिस इज माय फेवरेट पार्ट. इस्लामिक स्टडीज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको मिसाल के तौर पर जितने भी, सबसे पहले तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो जो मामला हो सकते हैं आपको भी पता हो. मिसाल के तौर पर आपको उनका शजरा नस्ब पता हो, या जिसको लीनियज कहते हैं इंग्लिश में. अली इमरान प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें. राइट. सो आपको शजरा नस्ब पता हो. इसके अलावा आपको जो मक्की ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं, आपको उनके बारे में इल्म हो. ठीक है ना? कब फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, एक तो मख्फी इस्लाम की तबलीग होती रही, तो वो मख्फी तबलीग का जो दौर था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई. इसके बाद जब एलानिया तबलीग का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो इसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई. अच्छा, एलानिया तबलीग के बाद आप हिजरत हबशा जैसे वाक़यात के बारे में आपको पता हो. हिजरत यसरब जो या जो मदीना है, आपको उसके बारे में पता हो. अच्छा, मदनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात हुए. मिसाल के तौर पर मवाख़ात का एक स्टेप लिया गया था, वो पता हूँ आपको. मवाख़ात के बाद जनाब डिफरेंट चीज़ें हुई, डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई. तकरीबन 28 के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 28 के करीब गज़वात हुए. आपको तमाम गज़वात का कॉन्टेक्स्ट, कौन सी जंग कहाँ लड़ी गई, कितना क्या सिलसिला रहा, मुसलमानों को फतह हुई या नहीं हुई, मुसलमानों का कितना जानी नुकसान हुआ, कुफार की तादाद कितनी थी, मुसलमानों की तादाद कितनी थी. अच्छा, कौन सी जंगें यहूदियों से लड़ी गई हैं, कौन सी गज़वात यहूदियों के खिलाफ हुए, कौन सी गज़वात जो है वो मिसाल के तौर पर गज़वा तबूक जो था वो इसके खिलाफ रोमन एम्पायर के अगेंस्ट था, राइट? तो कौन सा गज़वा किसके खिलाफ हुआ, गज़वा खैबर किसके खिलाफ था, क्या सिलसिला था, गज़वा अहद किस तरह से हुआ, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, तमाम ये मामला आपको बताऊँ. अच्छा, ये इसके अलावा सुलह हदैबिया जैसे, इससे रिलेटेड अक्सर सवाल आते हैं. अच्छा, सुलह हदैबिया से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है विच इज़ कॉल्ड फ़तह मक्का. तो फ़तह मक्का का क्या था, फिर वो आमुल वफूद होता है, यानी वफूद का साल. ये इसके अलावा आमुल हज़न जो था, जिसमें हज़रत अबू तालिब और बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ था, तो वो आमुल हज़न कहलाता है, गम का साल. उसकी कुछ डेवलपमेंट्स. सो ये उनकी ज़िंदगी के हवाले से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं वो आपको बताऊँ. देन अच्छा, इस्लाम के जो बुनियादी पिलर्स ऑफ इस्लाम है, आपको इन तमाम पिलर्स का पता हो. मिसाल के तौर पर रोज़ा है, तो रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, क्या सिलसिला हुआ. अगर नमाज है तो नमाज़ी कब फ़र्ज़ हुई, क्या सिलसिला हुआ, और इस किस्म के मामला, राइट? तो पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में आपको पता हो. I won't go into many details, वरना अदरवाइज मेरे जहन में ये आ रहा था कि हम थोड़ा बहुत ना हदीस या इवन इस्लाम के बारे में देख लें कि इस्लाम कैसे इस पे बात हो सकती है, यानी इस्लाम के बुनियादी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. मिसाल के तौर पर कुरान पाक के बाद अहादीस, फिर इजमा, क्यास और बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजीज है. बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट. अगर आप ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा है. इट्स मोर देन इनफ फॉर द 15 days दैट यू हैव. अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है पाकिस्तान स्टडीज़. पाकिस्तान स्टडीज़ का मौजू अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है. और पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको यार आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो 1857 से लेकर 1947 तक का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, और फिर 1947 से आपको 2020 तक के हालात देखते हैं. अच्छा, एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि 1857 से स्टार्ट करते हैं 1947 तक जाते हैं. गलत है, आप छोड़ दें. आप पहले 1947 से 2020 तक की चीज़ें पढ़ें, इसके बाद 1857 की तरफ भी चले जाना, क्योंकि 1947 से
आगे की जो हिस्ट्री है ना वो इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त है कि आपकी सोच है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान के कोई 10-11 वज़ीर आज़म जो थे वो पहले कुछ सालों के अंदर तब्दील हो गए। लियाकत अली खान, फिर मोहम्मद अली नहीं, फिर कोई और आए, फिर फ़िरोज़ खान नून, मोहम्मद अली बोगरा, अब तो इवन मुझे नाम भी याद नहीं है। बट देयर इज़ अ ह्यूज लाइक लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर पहले 10-11 सालों के अंदर आए। तो ये सारा सिलसिला है। आपको चले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान कौन-कौन आए, कब आए, क्या सिलसिला हुआ, क्यों गए। मार्शल लॉज का क्या सिलसिला रहा है। पहला मार्शल लॉ इसके अंदर मिर्जा ने लगाया, देन अयूब खान रिप्लेस्ड हिम एंड देन वो सिलसिला चला। फिर जनरल याहिया एंड देन ज़ियाउल हक, देन वो परवेज़ मुशर्रफ वाली जो इमरजेंसी थी। फिर पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं आपको उनके बारे में देखना है। सो व्हाट आई विल डू फॉर यू इज कि मैं आप लोगों के साथ एक कंप्रिहेंसिव 2 घंटों की एक वीडियो शेयर कर दूंगा। दिस वीडियो इज नॉट मेड बाय मी, बट बहुत अच्छी वीडियो थी। तो ये बहुत हद तक ना आपके तमाम टॉपिक्स को कवर करती है। तो आई शेयर दिस वीडियो विद यू। और जब आप इन 2 घंटों की वीडियो को साथ बैठकर देख रहे होंगे ना, उसके साथ नोट टेकिंग कर रहे होंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इस तरह 1857 से 1947 तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, डिफरेंट इलेक्शंस, डिफरेंट मामलात, डिफरेंट वफूज, शिमला वफ़द और डिफरेंट मामलात, तो आपने उन तमाम चीज़ों को थोड़ा बहुत देखना है और उन्होंने कैसे पाकिस्तान की मूवमेंट को शेप किया, रिफ्रेस किया, ये तमाम चीज़ें आपको कवर करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टडीज़ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बिस्मिल्लाह करें, अच्छे से जान लगा दें एंड अगर लाइक करियर के स्टार्ट में या इवन जिस स्टेज पे भी आप हैं, कोई जॉब ऐसी मिल जाती है जो आगे जाके आपकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है और आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है, सो इट कैन बी दे कैन बी नथिंग बेटर देन दैट। सो ऑल वेरी बेस्ट। हम मीटिंग को वाइंड अप करने जा रहे हैं और दोबारा मैं इस लिंक को ओपन करके आप लोगों ने दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करना है और इसके बाद आपके मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगा और फिर मैं आपको साथ में ये भी दिखाऊंगा कि जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास कैसे ऑपरेट करती है और हमारा सिस्टम क्या है और मैं किस तरह से आपको लेक्चर्स और क्विजेस दूंगा। सो लेट्स मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे।